बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। ये कैसे उन्मादी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनने को भी तैयार नहीं, गृह मंत्री अमित शाह की भी बात मानने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बदला नहीं बदलाव चाहिए, लेकिन ये लोग बदले पर ही अटक गए। कहीं बुलडोजर लेकर के टीएमसी के कार्यालय को तोड़ दिया गया, कहीं टीएमसी कार्यालय में आग लगा दी गई, कहीं लाठी डंडों के साथ टीएमसी के दफ्तरों पर धावा बोल दिया गया। जब चुनाव से पहले और उसके दौरान अपेक्षाकृत रूप से इस बार हिंसा कम हुई, उस पर लगाम कसी गई, तो चुनाव खत्म होने के बाद हिंसा कैसे शुरू हो गई? प्रदेश में सीएपीएफ की मौजूदगी के बाद भी हिंसा कैसे हो रही है? और हिंसा एक तरफा नहीं, बीजेपी वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी कार्यकर्ता उनके समर्थकों को मार रहे हैं। चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने रैली में कहा कि 5 मई के बाद भी 60 दिनों तक सेंट्रल फोर्सेस पश्चिम बंगाल में रहेंगी। पिछले 2 दिनों से बंगाल के अलग अलग जिलों में जो हिंसा आगजनी हो रही है, क्या केंद्रीय सुरक्षा बल उसे रोक पाने में सक्षम नहीं है? बंगाल को सुलगाया किसने? कौन है जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री की बात नहीं सुन रहा? इन्हीं सवालों पर आज बात करेंगे। इसके साथ ये भी कि क्या इंडिया गठबंधन पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन देने के नाम पर हर पार्टी में घमासान मचा हुआ है। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। पश्चिम बंगाल में अपनी दोनों सीटों से जीतने वाले और लगातार 2 बार ममता बनर्जी को चुनाव हराने वाले शुभेंदु अधिकारी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर लगभग फाइनल माना जा रहा है। ललन टॉप के पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा ने अपने सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है। बीजेपी का कोई ऐसा नेता जिसको पूरे बंगाल में जाना जाता है तो वो शुभेंदु अधिकारी है, और उनसे बड़ा कोई जायंट किलर नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री रहते ममता बनर्जी को 2 बार चुनाव हरा चुके हैं। अमित शाह के सबसे ट्रस्टेड व्यक्ति है, मतलब बंगाल में अगर अमित शाह के इशारे को कोई समझ सकता है तो वो शुभेंदु अधिकारी है। और देखिए क्या संयोग है, मतलब अगर हम असम से देखें, वो कांग्रेस छोड़कर के हिमंता बिस्वा शर्मा आए 2015 में और 2021 में वो मुख्यमंत्री बन गए असम के। उसी तरीके से 2020 में टीएमसी छोड़कर आए बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी, और ये है साल 2026। और जिस तरीके से प्रचंड बहुमत मिला है, तो सभी हिसाब से देखें, सभी तरीकों से, सभी मापदंडों पर, तो शुभेंदु अधिकारी से बेहतर कोई चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को ही बीजेपी बंगाल का अपना पहला मुख्यमंत्री बनाएगी। तो शुभेंदु के नाम पर मोहर कैसे लगी? क्या उप मुख्यमंत्रियों के नामों पर भी चर्चा हुई? विस्तार से अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारा आज का राजधानी शो जरूर देखिए। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के साथ जुड़े एक बड़े दाग की, और वो दाग है राजनीतिक हिंसा का। हर राज्य में चुनाव के बाद शपथ ग्रहण होता है, जीतने वाली पार्टी सेलिब्रेट करती है, हारने वाली गम छिपाती है, कभी कभी ईवीएम का बहाना भी बनाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी। सरकारें बदलती हैं, पार्टियां बदलती हैं, नहीं बदलती तो बस हिंसा की तस्वीरें। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा में अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत की खबरें आई हैं। विश्वजीत पटनायक टीएमसी के पोलिंग एजेंट थे। परिवार का आरोप है कि उन्हें घर से खींचकर पीटा गया, घर के पास वो घायल हालत में मिले, उनकी मौत हो गई। अगला नाम है आबिर शेख, बीरभूम के नानूर में टीएमसी कार्यकर्ता थे। टीएमसी उनकी हत्या का आरोप बीजेपी पर लगा रही है। द प्रिंट ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से लिखा है, ये बताया कि आबिर शेख की दूसरे गुट से हुई बहस के दौरान हत्या कर दी गई। इन दोनों आरोपों को बीजेपी ने नकार दिया है। बीजेपी का कहना है कि ये टीएमसी की अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है। इधर बीजेपी के भी 2 कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला सामने आया है। 45 साल के जाधव बार की हावड़ा के उदय नारायणपुर में पीट कर हत्या कर दी गई। पार्टी की जीत के जुलूस से लौट रहे थे वो। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई। राजारहाट न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की हत्या कर दी गई। इसी इलाके से विधायक चुने गए पीयूष कनोडिया ने कहा कि मैंने अभी अभी विधायक के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, 4 घंटे भी नहीं हुए और मुझे अपने भाई के शव पर माला चढ़ानी पड़ रही है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में जो हो रहा है उसकी तस्वीर देख लीजिए। कल रात सेंट्रल कोलकाता में कुछ लोग बुलडोजर लेकर के तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर के पास पहुंच गए। ये कोई शासन प्रशासन का बुलडोजर नहीं था, आम लोग, कौन लोग थे, उपद्रवी लोग थे, वो लेकर के आए थे। न्यू मार्केट इलाके में टीएमसी के यूनियन ऑफिस को निशाना बनाया गया और उसे पूरी तरह तोड़ दिया गया। हालात इतने बिगड़े कि बाजार के कई व्यापारियों ने डर की वजह से दुकानें बंद कर दी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया कि मीट की दुकानें तोड़ने के लिए बुलडोजर लाया गया था। जब वहां तोड़फोड़ हो रही थी तो सीएपीएफ के जवान भी मौजूद थे। हमारे रिपोर्टर सिद्धांत मोहन भी मौके पर पहुंचे। तो इस दुकान पर बुलडोजर जैसा कुछ चलता हुआ दिखा, लोग भी तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए। कई सारे लोगों ने उन वीडियोस को शेयर किया है। अगर आप देखें तो ये पिलर है, पूरा तोड़ ताड़ दिया गया है। पिलर का एक हिस्सा पड़ा है, वो दुकान या जो भी शेड है, शेड का हिस्सा है गिरा पड़ा है, उसके ऊपर बीजेपी के झंडे खोसे गए हैं। हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की और पूछा कि एक्चुअली में यहाँ था क्या, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि मीट की शॉप थी, मीट बेचा जाता था, उसको निशाना बनाया गया है। और कुछ लोगों ने कहा कि पार्टी ऑफिसर, कुछ लोगों ने कहा कि दोनों ही तरह की चीज़ें थी। तो हम लोग जब स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि असल में ये तृणमूल कांग्रेस का एक लोकल किस्म का दफ्तर हुआ करता था। उसी दफ्तर को तोड़ ताड़ दिया गया है बीजेपी के समर्थकों द्वारा, ऐसा उनका आरोप है। लेकिन मीट की शॉप्स को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। मीट की शॉप्स इस दुकान इसके पीछे हैं। अगर आप इस जगह खड़े होंगे, ये कोलकाता का हाल था। अब आसनसोल की तस्वीर देखिए। 5 मई की देर रात आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के एक पार्टी दफ्तर में आग लगा दी गई। टीएमसी का ये दफ्तर वार्ड नंबर 53 की टीएमसी पार्षद मौसमी बोस का बताया जा रहा है। आग से पूरा दफ्तर जल करके राख हो गया। पास की एक दुकान को भी नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलने पर आसनसोल फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लेकिन आसनसोल का ये इकलौता मामला नहीं था। कई जगहों पर यहाँ टीएमसी के दफ्तरों को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ हुई। हिंसा की खबरों के बाद आसनसोल पुलिस ने बताया कि हिंसा फैलाने वाले 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सवाल यह है कि हिंसा रोकने में पुलिस और केंद्रीय बल नाकाम क्यों रहे। शो की शुरुआत में हमने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बयान दिखाए थे। हालांकि उनकी बातों का असर उन्मादियों पर पड़ता नहीं दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य का बयान भी हिंसा करने वालों को सुनना चाहिए। जो पोस्टपोल वायलेंस का ट्रेडिशन रहा पश्चिम बंगाल से, उससे अभी बाहर आने का समय आ गया है और जनता भी यही चाहता है। तो जो जहां भी जीत का उत्सव मनाए, शांति से मनाए। तृणमूल कांग्रेस हार गया है, तृणमूल कांग्रेस तो किसी का दुश्मन नहीं है, वो हमारा प्रतिपक्ष है। तो ऐसे ही उसका साथ बर्ताव करना। उसको 6 तारीख पे हर कार्यालय में वो जो मछली भात का बात कर रहे थे ना, माछ भात, उसका प्रोग्राम बनाइए और उसका निमंत्रण करके खिलाने गया। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि टीएमसी हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, दुश्मन नहीं है, हिंसा नहीं करनी है। लेकिन स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। टीएमसी के एक और दफ्तर में आग लगा दी गई। ये जगह है आसनसोल की जामुरिया विधानसभा। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने रानीगंज पंचायत इलाके में एक पार्टी कार्यकर्ता को पीटे जाने का आरोप लगाया। इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन थोड़ी देर में यही प्रदर्शन हिंसक हो गया। इसके बाद टीएमसी के पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, बाद में उसमें आग लगा दी गई। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री सुकांत मजूमदार को सुनिए। बीजेपी को बीजेपी बने रहना है, टीएमसी नहीं बनना है। टीएमसी को लोगों ने रिजेक्ट किया, इसलिए टीएमसी जैसा आचरण मत करिए। हम जानते हैं आपके ऊपर लगातार अत्याचार हुआ है, 2018 से अत्याचार हुआ है।
लेकिन धड़े धड़िए पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। हम टीएमसी के शूज में अपने पैर नहीं घुसा सकते। रावण रावण रहेगा, हम राम वाले हैं, राम को रावण नहीं बना। सुकांत मजूमदार ने साफ शब्दों में कहा कि जो काम टीएमसी ने किया वो बीजेपी नहीं करेगी, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जिनमें बीजेपी समर्थक गुंडागर्दी करते हुए दिख रहे हैं। वर्धमान की ये तस्वीरें देखिए, गले में भगवा गमछा डाले बीजेपी समर्थक सड़क पर उपद्रव मचा रहे हैं। महिला के हाथ में रॉड है, ममता बनर्जी का पोस्टर फाड़ा जा रहा है। जिस तरह खुलेआम उत्पात मचाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि शहर वर्दीधारियों से खाली हो गया हो। वर्धमान में भी टीएमसी के एक कार्यालय में आगजनी की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आज पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हिंसा को लेकर के बीजेपी और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। और क्या हुआ कि टीएमसी के दफ्तर वैंडलाइज हुए, आर्सन हुआ वहाँ तौलीगंज में, कस्बा में, बेलाघाटा में, रूबी क्रॉसिंग, बुरुयापुर में, कमरहाटी में, बरानगर में, हावड़ा में, बहरामपुर में, मुर्शिदाबाद में, आसनसोल, कूच बिहार, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, घाटल, फाल्ता, डायमंड हार्बर, कई और जगह में मॉब्स वहाँ उन्होंने संपत्ति का डैमेज किया। तो आपकी सीआईपीएफ क्या कर रही थी? कपिल सिब्बल जो आरोप लगा रहे हैं और जैसी घटनाओं की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं, क्या ये मान लेना चाहिए कि बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस, चुनाव बाद की हिंसा एक रूढ़ ही बन गई है? कई वर्षों में ये हुआ है, जो सत्ता में आता है हारने वाली पार्टी के लोगों को पीटता है, उसके दफ्तरों में तोड़फोड़ करता है। 2021 में चुनाव के बाद की हिंसा को कैसे भुलाया जा सकता है, इस विषय पर हमने इंडिया टुडे मैगजीन में पत्रकार, कोलकाता में ही रहते हैं, अर्कमॉय दत्ता से बात की। उन्होंने 2021 की हिंसा को अभूतपूर्व बताया। अर्कमॉय ने बताया कि पिछले चुनाव के बाद इतनी हिंसा हुई थी कि सेंट्रल कोलकाता में बीजेपी को रेफ्यूजी कैंप लगाना पड़ा था, क्योंकि कई जिलों में टीएमसी के लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का जीना हराम कर दिया था। इतनी हिंसा हुई थी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने घर छोड़ दिए थे। इलेक्शंस रिजल्ट्स 4 मई जब डिक्लेयर हुआ, उसके 2 दिन पहले मुझे बशीरहाट शहर एरिया से एक बीजेपी कर्मी का फोन आता है। वो मुझसे पूछता है कि दादा सच में क्या हम जीत जाएंगे? क्योंकि अगर हम नहीं जीते और हमने जो दावा किया है कि हाँ हम जीतेंगे, हाँ हम पावर में आएंगे, जैसे 2021 में भी हमने किया था, ये अगर रिपीट होता है और अगर हम नहीं जीतते हैं तो हमारे ऊपर फिर से वायलेंस होगा और इस बार दुगनी वायलेंस होगी। तो ये डर उनमें था। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि 2021 का जो मैनिफेस्टेशन ऑफ वायलेंस बीजेपी वर्कर्स में हुआ था फ्रॉम द टीएमसी वर्कर्स, उसका रिटेलिएशन होना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि ये 5 साल से ये पॉकेट्स एरिया में, स्पेशली जो तृणमूल के स्ट्रॉन्ग बैस्टियन माना जाता था, ये साउथ बंगाल का एरिया, यहाँ पे पॉकेट्स में इतना वायलेंस हुआ है। और कभी कभार जो आपसी झगड़ा था, जो फैमिली के बीच में फैमिली राइवल्स थे, वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टी के आड़ में। फिर कुछ कम्युनल इंसिडेंट्स भी हुआ था 2021 का पोस्ट पोल वायलेंस के समय में। 2016-19 ये टाइम से लेके 2025 तक ये कहा जाता है कि बंगाल बीजेपी के कम से कम 300 वर्कर मारे गए हैं। तो ये जो बीजेपी और तृणमूल का जो आपसी पॉलिटिकल वायलेंस का मुद्दा है, वो कई सालों से चल रहा था। 2021 के पहले भी ये हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16, 19, 21, 24 ये कुल मिला के कम से कम 300 लोग उनके मारे गए हैं, बीजेपी ऐसा कहती है। और सिर्फ 2021 2 मई जब इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर हुआ, तब से लेके 4 मई तक ये दोनों दिन में कम से कम 18 लोगों की हत्या हुई थी, ऐसा बीजेपी कहती है। 2011 से 2021 के बीच पश्चिम बंगाल में 133 हत्याएं राजनीतिक मकसद से हुई हैं। ये डेटा एनसीआरबी का है। नए निज़ाम में पश्चिम बंगाल कम से कम इस हिंसक इतिहास को पीछे छोड़े और पुरानी गलतियां न दोहराए, ऐसी कामना। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
तमिलनाडु में टीवी के नेता विजय सरकार कैसे बनाएंगे अब तक साफ नहीं हो सका है। कांग्रेस ने सांप्रदायिक शक्तियों को बाहर रखने की शर्त पर उन्हें समर्थन का ऐलान किया है। विजय तमिलनाडु के कार्यवाहक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने पहुंचे। आज 111 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन खबरें बता रही हैं कि राज्यपाल ने बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन जुटाने की बात कह करके लौटा दिया। विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटें जीत के आई है। विजय खुद 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, 1 सीट उन्हें छोड़नी होगी, 1 सीट स्पीकर को जाएगी, यानी टीवीके को 12 विधायक चाहिए। 5 सीट जीतने वाली कांग्रेस ने टीवीके के समर्थन का ऐलान किया है, जिसे डीएमके ने पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया है। डीएमके और कांग्रेस की जुदाई और टीएमसी की हार ने विपक्षी अलायंस के भविष्य पर भारत के संदर्भ में सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक बड़ा किला फतेह किया, पूरब में असम भी जीता और बीजेपी सिर्फ सरकार ही नहीं बना रही है, उसने अपनी सीटों की संख्या भी बढ़ाई है। इससे पहले पिछले 2 साल में बीजेपी महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और बिहार भी जीत चुकी है। बिहार में जेडीयू उसके साथ है, लेकिन पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बन चुका है। देश में अब 17 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है। विपक्ष की बात करें तो गैर बीजेपी दल सिर्फ 6 राज्यों में और 1 जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सिमट गए हैं। इनमें से भी 3 राज्य कर्नाटक, तेलंगाना और केरल दक्षिण भारत में हैं। उत्तर भारत में अब विपक्ष के पास सिर्फ झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ही बचे हैं। झारखंड हेमंत सोरेन की जेएमएम के पास है, कांग्रेस गठबंधन में है छोटे भाई की भूमिका में। इसके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अगले साल वहां चुनाव होने हैं। हिमाचल जो कि उत्तर भारत में इकलौता राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं। ये सब मिलाकर भी गिनती सिर्फ 7 तक पहुंचती है। इनमें से 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन ममता बनर्जी और एमके स्टालिन की हार सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। उनकी पार्टियां केंद्र की राजनीति में अपनी संख्या से कहीं ज़्यादा प्रभाव रखती थी। ममता और स्टालिन दोनों ऐसे मुख्यमंत्री थे जो केंद्र की मोदी सरकार को संघीय ढांचे और आर्थिक स्वायत्ता, फिस्कल ऑटोनॉमी जैसे मुद्दों पर लगातार घेरते रहे थे। केरल में पिनराई विजयन भी इनके साथ थे, लेकिन तीनों ही मुख्यमंत्री नहीं रहे। अब इनकी आवाज़ इसलिए ज़्यादा गौर से सुनी जाती थी क्योंकि इनके पास बड़े राज्यों में सत्ता थी, लेकिन देश में धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद सिमटता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। उत्तर से शुरू करें तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस क्षेत्रीय पार्टी है और सत्ता में है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल है पर वो हाशिए पर है। हरियाणा में लोकदल लंबे समय से सत्ता से दूर है। दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी को पिछले चुनाव में 10 सीटें तो दिलवा दी थी, लेकिन वो बीजेपी के साथ सरकार में थे और फिलहाल कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक तौर पर गर्त में है। मायावती हर चुनाव में वोट प्रतिशत दिखाकर खुद को और अपने समर्थकों को सांत्वना देने का काम करती हैं, लेकिन सीटें घट करके 0 तक पहुंच चुकी हैं। बसपा के पास सिर्फ 1 विधायक है इस समय। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन लगातार 2 विधानसभा चुनाव वो हार चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों ने उन्हें संबल जरूर दिया है। बिहार आ जाइए तो बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी 20 साल से सत्ता से दूर है। नीतीश के साथ 2 बार सरकार में आए, लेकिन अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में कभी नहीं रहे। फिलहाल विधानसभा में 25 सीटें हैं उनकी। सदन में विपक्ष की आवाज़ भी बनना मुश्किल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता ने किला संभाल करके रखा था, जिसे बीजेपी ने आखिर भेद लिया, और ओडिशा में बीजेपी नवीन पटनायक के किले को पहले ही ढहा चुकी है। हालांकि नवीन बाबू के बारे में ये कहा जाता है कि वो जब तक सत्ता में रहे केंद्र से ज़्यादा दूर नहीं रहे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी सत्ता में है और वो बीजेपी के साथ हैं, एनडीए में है। कर्नाटक में जेडीएस भी बीजेपी और कांग्रेस की राजनीतिक दलबल के नीचे दबी नजर आती है। 1996 में जेडीएस के मुखिया एचडी देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने थे। फिलहाल जेडीएस बीजेपी के साथ है। स्टालिन के हारने के बाद दक्षिण में कोई भी क्षेत्रीय पार्टी सत्ता में नहीं बची। बचता है एक बड़ा राज्य महाराष्ट्र, जहां शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी हाशिए पर ही हैं। इनके अलावा अरविंद केजरीवाल पिछले साल ही दिल्ली का चुनाव हार चुके हैं। हालांकि उनके पास राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो है, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हो रही। हाल ही में उनके 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। क्षेत्रीय पार्टियों के कमजोर होने का दरअसल राजनीतिक अर्थ क्या है? देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होती है जब केंद्र कमजोर होता है।
1991 और 2014 में हमने देखा, जब मिली जुली सरकारें थी तब क्षेत्रीय पार्टियां दिल्ली में भी हावी थी। अब क्या हुआ है, केंद्र बहुत मजबूत हो गई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत मजबूत हो गई है और वो हर राज्य में जाकर इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों को टक्कर देने की कोशिश करती है और एक सेना की तरह वहाँ पहुँच जाती है। यही तो हुआ, एक फौज जब पहुँचती है बंगाल, तो ममता बनर्जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। एंटी इनकम्बेंसी तो था ही, लेकिन सेंटर की ताकत भी एक तरह से बीजेपी वहाँ लेकर आई। स्टालिन का मामला कुछ और है, क्योंकि वहाँ विजय एक नया किरदार लेके वहाँ की पॉलिटिक्स बदल रहा है, लेकिन लगातार आप देखेंगे नवीन पटनायक उड़ीसा में हो, शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र में हो, और अब जिस तरह के नतीजे निकले, आम आदमी पार्टी भी एक तरह से दिल्ली में, ये जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको मोदी जी और भाजपा को टक्कर देना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन सवाल इंडिया गठबंधन के भविष्य पर भी हैं। अगले साल पंजाब में केजरीवाल और कांग्रेस आमने सामने होंगे। इंडिया अलायंस में अब ममता की बातों का वजन भी कम होना तय है। साथ ही कांग्रेस ने अब डीएमके से भी हाथ छुड़ा लिया है। डीएमके का कहना है कि ये तो पीठ में छुरा घोंपने जैसा है, और ये चर्चा भी अब तेज हो गई है कि क्या स्टालिन इंडिया गठबंधन भी छोड़ सकते हैं। जब 2024 के चुनाव के नतीजे आए, सबको लगा अब इंडिया अलायंस जो है वो नए किरदार, नए जोश से पूरे देश में चली जाएगी और भाजपा को टक्कर देगी। क्या हुआ, राज्यों में तो एक दूसरे के खिलाफ है ये। बंगाल में कांग्रेस और ममता, अब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और कांग्रेस आमने सामने हो गए, जिस तरह से कांग्रेस विजय को सपोर्ट देने जा रही है। तो इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था ही नहीं, पहले से कोई एजेंडा नहीं था, कोई कॉमन लीडरशिप नहीं थी। जब तक आप एक तरह से एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं कर पाते, तब तक लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। इंडिया अलायंस की ये बड़ी भूल हुई है कि उनको लगा कि हम 5 लोग आ गए एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ हो जाएगा। अरे आपका एजेंडा क्या है, आपका केवल मोदी जी को कोस कर या एंटी मोदीइज्म से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको जनता के सामने एक ठोस कार्यक्रम लेकर जाना पड़ेगा। अगर जाएं तो कौन जाने, आप सफल भी हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल है। देश का वातावरण बदल गया है। ये कोalition का युग नहीं है, ये युग है कि जो पार्टी एक तरह से एक नए भारत के जो महत्वाकांक्षा है उससे जुड़ पाती है। अगर ये विपक्षी पार्टियां वो कर पाती है और कांग्रेस उसमें नेतृत्व उनको अच्छी तरह से दे पाती है, तो फिर कुछ फर्क पड़ सकता है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन के भविष्य पर उठ रहे सवालों के बीच कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर है? द प्रिंट के एडिटर इन चीफ और वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने अपने लेख में लिखा है कि क्षेत्रीय पार्टियों का पतन कांग्रेस के लिए सकारात्मक बात है। टीएमसी, वाईएसआरसीपी, एनसीपी जैसी कई पार्टियां कांग्रेस तोड़कर ही बनी थी, और एसपी, बीएसपी, आरजेडी जैसी पार्टियों ने कांग्रेस के ही वोट बैंक पर कब्जा किया था। ऐसे में अगर कांग्रेस लगन से काम करने और सब्र रखने को तैयार है, तो क्षेत्रीय पार्टियों का पतन उसके लिए नई खिड़कियां खोल सकता है। लेकिन क्या कांग्रेस के पास इसके लिए जरूरी कौशल, हिम्मत और विनम्रता है? देखिए, अब तक की राजनीति में देखा गया है कि जहां डायरेक्ट टक्कर भाजपा और कांग्रेस की होती है पिछले 10 साल में, तो ज्यादातर भाजपा जीतती है। क्षेत्रीय पार्टी कम से कम टक्कर तो देती थी। ममता बनर्जी भले ही इस बार हार गई, 2 बार पहले तो उन्होंने बीजेपी को टक्कर देकर चुनाव जीते भी हैं, और बाकी भी नेता अगर आप देखेंगे, नवीन पटनायक 25 साल तक वहाँ डोमिनेंट रहे। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों का कमजोर होना इसका मतलब नहीं है कि तुरंत कांग्रेस ओवरनाइट मजबूत हो जाएगी। कांग्रेस को भी मशक्कत करनी पड़ेगी जमीन में, फिर वो बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, महाराष्ट्र में हो, कहीं भी। केवल अगर कांग्रेस को लगता है क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी कमजोर हो गई तो कांग्रेस की तरफ वोटर चला जाएगा, ये गलत है। और इससे ये भी जानिए कि भाजपा बड़ा खुश है, क्योंकि भाजपा को क्षेत्रीय पार्टियों से हमेशा डर था। और भाजपा ने क्या किया, इस कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को अपनी तरफ किया, जैसे जेडीयू, जैसे असम गण परिषद, जैसे महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, जैसे लोक जनशक्ति, जैसे तेलुगु देशम, और कुछ को खत्म ही एक तरह से कर दिया। जब इतनी बड़ी ये डोमिनेंट पार्टी है भाजपा, तो क्षेत्रीय पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबको ये जानना चाहिए कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है मोदी अमित शाह लेड जो गुजरात की जोड़ी नंबर 1 है, वो जो भाजपा की जो सेना है उसको आप कैसे टक्कर दोगे। तो बड़ी खबर यहीं तक, अब बारी है सुर्खियों की।
पहली सुर्खी, कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके का साथ छोड़ करके एक्टर से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके का हाथ पकड़ लिया है, जैसा आपको बताया हमने। लेकिन कांग्रेस के लिए टीवीके के साथ जाना इतना आसान भी नहीं रहा। बीते 24 घंटे में सहमति बनाने के लिए कई राउंड मीटिंग हुई, मंथन का दौर चला, अंतिम मुहर लगी तमिलनाडु कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में। देर रात हुई ये मीटिंग बुलाई थी तमिलनाडु कांग्रेस के प्रभारी गिरीश चोडनकर ने, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य में एक सेक्युलर सरकार बनाने के लिए विजय का समर्थन किया। तमिलनाडु चुनाव में मुंह की खाने वाली कांग्रेस का ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने खुद ये बात कही है। उनका कहना है कि विजय की पार्टी से हाथ मिलाने में कांग्रेस के नेता एकजुट नहीं थे। राज्य और केंद्र के नेताओं में सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन फिर फाइनल मुहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की लगी। कांग्रेस का कहना है कि उसने टीवीके से केवल तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए हाथ नहीं मिलाया है। ये गठबंधन अब स्थानीय चुनाव से लेकर लोकसभा और राज्यसभा में भी रहेगा। वहीं टीवीके भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। खबरें बता रही हैं कि पार्टी ने अपने विधायकों को मल्लापुरम के एक प्राइवेट लग्जरी रिजॉर्ट में ठहराया है। रिजॉर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन तमिलनाडु की सत्ता में डीएमके की विदाई और टीवीके की सरकार बनाने से एआईएडीएमके में हलचल बढ़ गई है। खबरें बता रही हैं कि जयललिता की मौत के बाद पार्टी में सबसे बड़ी आंतरिक फूट हो सकती है। केरल में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद बीजेपी तमिलनाडु में कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकना चाहती है। इंडियन एक्सप्रेस के अरुण जनार्दन की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी का आला कमान टीवीके कांग्रेस गठबंधन से खुश नहीं है। बीजेपी एआईएडीएमके और टीवीके का गठबंधन चाहती है, जिससे कांग्रेस और वाम दल सत्ता में ना आ पाएं। एआईएडीएमके ने विधानसभा में 47 सीटें जीती हैं। टीवीके के साथ गठबंधन के फैसले को लेकर विधायकों की बैठक हो चुकी है, लेकिन फिलहाल उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। रिपोर्ट बताती हैं कि एआईएडीएमके के सभी विधायक एकजुट नहीं हैं इस पर। एक खेमा एआईएडीएमके महासचिव और पूर्व सीएम ईके पलानीस्वामी के साथ है, उनके साथ 10 विधायक हैं। सूत्रों का कहना है कि पहली बार राजनीति में हाथ आजमा रहे विजय के अंडर काम करना उनके लिए बहुत सम्मान की बात तो नहीं होगी। बहुत हुआ तो उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। दूसरा खेमा एसपी वेलुमणिका का है। लगातार चौथी बार विधायक बने एसपी ने कोयम्बटूर में एआईएडीएमके को क्लीन स्वीप से बचाया है। वो अपनी पावर पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली से भी उनके ताल्लुक अच्छे हैं। रिपोर्ट बताती हैं कि वो अकेले 21 से अधिक विधायकों को अपने साथ ला सकते हैं। सरकार बनाने के लिए इतने विधायकों का समर्थन काफ़ी होगा। विजय के पास अब ये चुनौती है कि क्या वो एआईएडीएमके के समर्थन के बिना सरकार बना पाएंगे या नहीं। अगली सुर्खी, बिहार में कल कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। सीएम और डिप्टी सीएम पहले ही शपथ ले चुके हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। नीतीश कुमार की जेडीयू से कितने विधायक मंत्री बनेंगे, इसको लेकर के कयास जारी है, मंथन चल रहा है। लेकिन नीतीश के बेटे निशांत कुमार का कैबिनेट मंत्री बनना तय माना जा रहा है। शुरू में सरकार का हिस्सा बनने से इनकार कर रहे निशांत अब मंत्री बनने के लिए मान गए हैं। देर रात जेडीयू नेताओं की मीटिंग हुई, जिसमें निशांत को मना लिया गया। निशांत के मंत्री बनने की खबर पर मोकामा विधायक अनंत सिंह ने खुशी जताई है। उन्होंने उम्मीद की है कि निशांत अपने पिता के रास्ते पर चलेंगे और बेहतर काम करेंगे। निशांत के अलावा और कौन कैबिनेट में शामिल होंगे, इस पर अंतिम मुहर लगना अभी बाकी है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने 16 मंत्री पद की डिमांड की है। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ जेडीयू के 2 नेताओं विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। बिहार में 243 सीटों के हिसाब से कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। 7 मई को 27 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बीजेपी से 12, जेडीयू से 11 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। बाकी चिराग पासवान की एलजेपी से 2, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम से 1-1 मंत्री हो सकते हैं। अगली सुर्खी, पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत में खेल सकते हैं, शर्तें लागू। ये मुकाबले मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हो सकते हैं, बायलैटरल सीरीज नहीं हो सकती। माने सिर्फ भारत वर्सेस पाकिस्तान की कोई सीरीज नहीं होगी। ऐसा टूर्नामेंट हो सकता है जिसमें कई देश खेलें। यानी कि ये कि अब भारत में वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने पाकिस्तान की टीम आ सकती है। खेल मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों के बीच संबंधों को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट से अलग रखा जाएगा। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स, 2036 में ओलंपिक्स और 2038 में एशियन गेम्स होने हैं। भारत अब खुद को बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का अच्छा मेज़बान बनाना चाहता है। ऐसे में सरकार ने वीज़ा से जुड़े नियमों को भी आसान किया है। खिलाड़ी, कोच, सपोर्ट स्टाफ और अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन के अधिकारियों को वीज़ा मिलना अब और आसान हो जाएगा।
तो ललन टॉप शो में आज इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।